प्रश्न 1। शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है? उत्तर, सन 1991 में सोवियत रूस के विघटन से उसकी शक्ति कम हो गई और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। प्रश्न 2। शीत युद्ध किसे कहते हैं? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 3। दो ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है? उत्तर, दो ध्रुवीय विश्व से अभिप्राय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपजे शीत युद्ध के समय विश्व के प्रमुख देशों के दो गुटों में बंटने से है। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था तो दूसरे गुट का नेतृत्व का सोवियत संघ कर रहा था। प्रश्न 4। तनाव शैथिल्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, तनाव शैथिल्य का अर्थ है थोड़ा बहुत विश्वास तथा एक दूसरे के उचित हितों पर विचार करने की क्षमता। ब्रेज़नेव के इस कथन से स्पष्ट है कि सोवियत नेता के अनुसार शीत युद्ध की स्थिति से निकलकर राज्यों के मध्य सामान्य और स्थायी संबंधों के विकास की प्रक्रिया एक तनाव शैथिल्य कहना चाहिए। प्रश्न 5। हेगमनी शब्द की जड़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? उत्तर, हेगेमनी शब्द की जड़ें यूनान, ग्रीस देश से जुड़ी हुई है। प्रश्न 6। नाटो का पूरा नाम क्या है? उत्तर, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, अंग्रेजी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न 7। शिमला समझौता कब हुआ? उत्तर, 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। इसे ही शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। शिमला समझौता में भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ हम जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। प्रश्न 8। सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। उत्तर, सार्क के वर्तमान सदस्य 1 अफगानिस्तान, 2 बांग्लादेश, 3 भूटान, 4 भारत, 5 मालदीव, 6 नेपाल, 7 पाकिस्तान, 8 श्रीलंका। प्रश्न 9। निशस्त्रीकरण से क्या आशय है? उत्तर, निःशस्त्रीकरण का अर्थ है विनाशकारी हथियारों अस्त्रों शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। प्रश्न 10। सुरक्षा से क्या आशय है? उत्तर, सुरक्षा का तात्पर्य है स्वयं की रक्षा। स्वयं की रक्षा तब की जाती है जब कोई आक्रमण करता है, अर्थात किसी भी बाहरी व्यक्ति, संगठन, देश, राज्य द्वारा आक्रमण से स्वयं की रक्षा करना सुरक्षा कहलाता है। किसी भी बाहरी शक्ति के आक्रमण से स्वयं की रक्षा की सुरक्षा है। प्रश्न 11। वैश्वीकरण से क्या आशय है? उत्तर, वैश्वीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। इस प्रक्रिया में सभी संभव स्तरों पर वैश्विक संचार बढ़ता है तथा विश्व में एकरूपता और क्षेत्रीयता दोनों की प्रवृत्ति बढ़ती है। प्रश्न 12। सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति हो गई थी। उत्तर, महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का अवसान हो गया और अब एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका रह गया और विश्व का स्वरूप एक ध्रुवीय यूनिपोलर हो गया। अमेरिका का पूरी दुनिया पर वर्चस्व स्थापित हो गया। प्रश्न 13। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है जो दुनिया के राज्यों के बीच विवादों से जुड़े मामलों का समाधान करता है। प्रश्न 14। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? उत्तर, भारतीय आम चुनाव 1957। प्रश्न 15। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? उत्तर, जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी 1965 में दिया था। प्रश्न 16। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। उत्तर, 1 अफगानिस्तान, 2 बांग्लादेश, 3 भूटान, 4 चीन, 5 म्यांमार, 6 नेपाल, 7 पाकिस्तान, 8 श्रीलंका। प्रश्न 17। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रश्न 18। RTI का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर, RTI का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। प्रश्न 19।
शरणार्थी किसे कहते हैं? उत्तर, शरणार्थी वे व्यक्ति हैं जो उत्पीड़न, संघर्ष, सामान्यीकृत हिंसा या अन्य परिस्थितियों के डर से अपने मूल देश से बाहर हैं, जिन्होंने सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से परेशान कर दिया है और परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है। प्रश्न 20। लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं? उत्तर, लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। प्रश्न 21। दलबदल से क्या आशय है? उत्तर, किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। प्रश्न 22। ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहां हुआ था? उत्तर, ताड़ी विरोधी आंदोलन सन 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में शुरू हुआ है। इस आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया और ताड़ी की बिक्री और नीलामी पर रोक लगाने के लिए मोर्चा खोला। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करना था। प्रश्न 23। सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारण लिखिए। उत्तर, सोवियत संघ के विघटन के कारण 1। सैन्य कारण, अंतरिक्ष और हथियारों की प्रतिस्पर्धा में सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सोवियत संघ के संसाधनों का बड़ा नुकसान हुआ था। 2। मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। 3। अफगानिस्तान का युद्ध। प्रश्न 24। यूरोपीय संघ की कौन सी नीति उसे प्रभावी संगठन बनाती है? उत्तर, सहयोग की नीति। यूरोपीय संघ ने सहयोग की नीति को अपनाया है। यूरोपीय संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने एक दूसरे की मदद की, इससे भी इस संघ का प्रभाव बढ़ा। इस महाद्वीप के इतिहास ने सभी यूरोपीय देशों को सिखा दिया कि क्षेत्रीय शांति और सहयोग ही अंततः उन्हें समृद्धि और विकास दे सकता है। प्रश्न 25। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं? उत्तर, आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातें। 1। आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत द्वारा हल निकालने को महत्व देना। इस नीति से आसियान ने कंबोडिया के टकराव एवं पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है। 2। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और शेष गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। 3। आसियान एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। 4। एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश मामलों की ओर ध्यान देना। 5। नियमित रूप से वार्षिक बैठक का आयोजन करना। प्रश्न 26। नीति आयोग क्या है, समझाइए। उत्तर, नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है, जो राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए लाता है और जिससे सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। सक्रिय मूल्यांकन और निगरानी करना ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके। प्रश्न 27। आपातकाल की अवधि में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था? उत्तर, आपातकाल की अवधि में संविधान में 42वां संशोधन किया गया था। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय की शक्तियों पर अंकुश लगाना था। इसी संशोधन में भारतीय नागरिकों इस मौलिक अधिकारों को सीमित किए गए। प्रश्न 28। भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ, लिखिए। उत्तर, आपातकाल का भारतीय दलीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि अधिकांश विरोधी दलों को किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत नहीं थी। आज़ादी के समय से लेकर सन 1975 तक भारत में वैसे भी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा तथा संगठित विरोधी दल उभर नहीं पाया। वहीं आपातकाल के दौरान विरोधी दलों को स्थिति और भी खराब हुई। आपातकाल के बाद सरकार ने जनवरी 1977 में चुनाव कराने का फैसला किया। सभी बड़े विपक्षी दलों ने मिलकर एक नई पार्टी, जनता पार्टी का गठन कर चुनाव लड़ा और सफलता पाई और सरकार बनाई। इस प्रकार कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीतिक प्रणाली
द्विदलीय हो जाएगी, लेकिन 18 माह में ही जनता पार्टी का यह कुनबा बिखर गया और पुनर्दलीय प्रणाली उसी रूप में आ गई। प्रश्न 29। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण से दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? उत्तर, शीत युद्ध के दौरान विश्व के सामने अनेक संकट आए तथा उसी दौरान खूनी लड़ाइयां भी लड़ी गई, लेकिन हम तीसरे विश्वयुद्ध से बचे रहे। मध्यस्थ के माध्यम से युद्ध को कई बार टाला गया। अंत में यह बात उभर कर सामने आई कि किसी भी तरह से युद्ध को टालना जरूरी है। इसी वजह से दोनों महाशक्तियों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उचित व्यवहार पर बल दिया। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई थी। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा? यदि किसी सैनिक ने शरारत कर दी या कोई गलती से परमाणु हथियार चला देगा तो फिर क्या होगा? इस प्रकार की गलती को शत्रु देश क्या समझेगा तथा उसे वह विश्वास कैसे दिलाया जाएगा कि यह भूलवश हुआ है? इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। इसके चलते दोनों महाशक्तियों ने शस्त्रीकरण की होड़ को रोकने के लिए मानवजाति की भलाई के लिए विभिन्न समझौते किए। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। प्रश्न 30। गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, समीक्षा कीजिए। उत्तर, गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में सामने आई थी। शीत युद्ध के अंत और सोवियत संघ के विघटन से एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता तथा प्रभावकारिता में कमी आई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। 1. गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आजाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि ये देश साथ आ जाए तो एक शक्ति बन सकते हैं। 2. गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण किसी भी गरीब और छोटे देश को किसी महाशक्ति का पिछलगू बनने की आवश्यकता नहीं है। 3. कोई भी देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकता है। 4. गुटनिरपेक्ष देशों को आज भी आपसी सहयोग की दृष्टि से इस मंच की आवश्यकता है। 5. संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए इन निर्गुट राष्ट्रों का आपसी सहयोग आवश्यक है। 6. यह नीति आज भी गुटनिरपेक्ष देशों को सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही विश्व में निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल देती है। 7. वास्तव में गुटनिरपेक्ष आंदोलन मौजूद असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कई लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका है। प्रश्न 31। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन की कार्यपद्धति को समझाइए। उत्तर, इस संस्थान की स्थापना ब्रिटेन में 1961 में की गई थी। एमनेस्टी मानवाधिकारों के मुद्दे पर बहुउद्देशीय प्रचार अभियान चलाकर शोध कार्य करके पूरे विश्व का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करने एवं एक विश्व जनमत तैयार करने की कोशिश करता है। ऐसा करके वे खास सरकारों, संस्थानों या व्यक्तियों बल दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 32। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखकर बताइए। यह आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है और क्यों? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र यूएन के 6 मुख्य अंग हैं। उनमें से 5 न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थित हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद और सचिवालय।
नीदरलैंड में हेग छठे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का घर है। एक संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर यूएसए में है। दो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। 3 संयुक्त राष्ट्र न्यासी परिषद, सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य ही न्यासी परिषद में भाग लेते हैं। इसके अलावा 11 अन्य न्यास प्रदेश हैं। 4 संयुक्त आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के 54 सदस्य हैं। यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि मामलों का निष्पादन करते हैं। 5 संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 जज नियुक्त किए जाते हैं। 6 संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। इस संस्था का नेतृत्व इसके महासचिव करते हैं, जिसमें 193 सदस्य देश हैं। प्रश्न 33, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कार्यों एवं दी गई सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, केंद्र सरकार ने सन 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया। फजल अली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामले पर कार्रवाई करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों को सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें: 1. भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। 2. राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। 3. भाषाई और सांस्कृतिक सजातीयता का ध्यान रखा जाए। 4. वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयों की ओर उचित ध्यान दिया जाए। प्रश्न 34, एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लिखिए। उत्तर, 1. विभाजन को बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा के रूप में चिह्नित किया गया था। इसके अलावा विभाजन के कारण ही कश्मीर समस्या की उत्पत्ति हुई और उसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ। 2. साथ ही भारत को बड़ी संख्या में शरणार्थियों को पुनर्वास प्रदान करने की आवश्यकता थी। 3. बड़े पैमाने पर गरीबी और निरक्षरता। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 80% या लगभग 250 मिलियन आबादी गरीब थी। अकाल और भूख ने भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए बाहरी मदद लेने हेतु प्रेरित किया। 4. विविधता में एकता सुनिश्चित करना। एक नए स्वतंत्र भारत, जिसे मुख्य रूप एक रियासतों को आत्मसात करने से उत्पन्न चुनौतियों के कारण देश की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने की आवश्यकता थी। 5. ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की सीमाओं को सांस्कृतिक और भाषाई एकता के बारे में सोचे बिना बेतरतीब ढंग से खींचा गया था। 6. कम आर्थिक क्षमता। भारत में स्थिर कृषि और निम्न औद्योगिक आधार जैसी समस्याएं मौजूद थीं। वर्ष 1947 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 54% हिस्सा था। स्वतंत्रता के समय भारत की 60% जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। प्रश्न 35, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, भारत की परमाणु नीति। वर्ष 1998 में पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण के पश्चात भारत ने स्वयं को परमाणु क्षमता संपन्न देश घोषित कर दिया। इसके साथ ही एक परमाणु नीति की आवश्यकता महसूस की गई। वर्ष 1999 में परमाणु नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया तथा इसके 3 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS ने परमाणु नीति की घोषणा की। इस नीति में सुरक्षा के लिए न्यूनतम परमाणु क्षमता के विकास की बात कही गई। भारत की परमाणु नीति का आधार नो फर्स्ट यूज यानी परमाणु अस्त्रों का पहले उपयोग नहीं करना रहा है, लेकिन हमला होने की स्थिति में कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत की गुट निरपेक्षता नीति। गुटनिरपेक्षता का सरल अर्थ है कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। आंख बंद करके गुटों से अलग रहना गुटनिरपेक्षता नहीं हो सकती। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में अंतर करके सदा सही नीति का समर्थन करना।
प्रश्न 36। किसी राष्ट्र का राजनैतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है? भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए समझाइए। उत्तर। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में उस देश के राजनीतिक नेतृत्व दो विशेष भूमिका होती है। उदाहरण के लिए भारत की विदेश नीति पर इसके महान नेताओं के व्यक्तित्व का व्यापक प्रभाव पड़ा। पंडित नेहरू के विचारों से भारत की विदेश नीति पर्याप्त प्रभावित हुई। पंडित नेहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व फासिस्टवाद के घोर विरोधी थे और वे समस्याओं का समाधान करने के लिए शांतिपूर्ण मार्ग के समर्थक थे। वह मैत्री, सहयोग व सहअस्तित्व के प्रबल समर्थक थे, साथ ही अन्याय का विरोध करने के लिए शक्ति प्रयोग के समर्थक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों द्वारा भारत की विदेश नीति के ढांचे को ढाला। इसी प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व व व्यक्तित्व की भी भारत की विदेश नीति बल स्पष्ट छाप दिखाई देती है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया और रूस के साथ दीर्घ अनाक्रमण संधि की। राजीव गांधी के काल में चीन, पाकिस्तान सहित अनेक देशों से संबंध सुधारने के प्रयास किए गए तथा श्रीलंका के देशद्रोहियों को दबाने में वहां की सरकार को सहायता देकर यह बताया कि भारत छोटे देशों की अखंडता का सम्मान करता है।